बारिश में कमरे का ससुराल। रात का समय है, बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। घर में सिर्फ एक बड़ा कमरा, उससे लगा छोटा बरामदा और छोटा सा बाथरूम है। अलग रसोई नहीं है। कमरे के अंदर एक बड़ा सा पर्दा लगा है। पर्दे के एक तरफ 8 महीने की प्रेग्नेंट बहू वेदिका और उसका पति देवर कबीर सो रहे हैं और दूसरी तरफ पतले गद्दे पर ललिता और गोविंद सोए हुए हैं। कमरे में एक पुरानी चारपाई है जिस पर सुशीला और रिद्धि गहरी नींद में सो रहे हैं। कमरे के बाहर एक छोटे से खुले बरामदे में विधवा बहू आरती एक पतली सी चादर ओढ़े जमीन पर सो रही है। तेज हवाओं के कारण बारिश का पानी सीधे बरामदे के अंदर आ रहा है। बहुत ठंड लग रही है। पानी तो बरामदे के अंदर आ रहा है। ऐसे तो मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगी। मुझे अंदर जाकर सोना पड़ेगा। आरती कांपते हुए उठती है और आधी रात को कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अरे देखो तो कौन मर गया इतनी रात को, इतनी तेज बारिश में। वैसे ही नींद नहीं आ रही है, ऊपर से पता नहीं कौन मनहूस दरवाजा पीट रहा है। जी माँ जी, मैं देखती हूँ, पता नहीं कौन है आधी रात को। ललिता उठकर दरवाजा खोलती है। सामने आरती खड़ी होकर कांप रही थी। क्या है बहू, इतनी रात को दरवाजा क्यों पीट रही है? माँ जी, बाहर बरामदे में सोना बहुत मुश्किल हो रहा है। बारिश बहुत तेज है और हवा के साथ पानी की बौछारें सीधे मेरे बिस्तर पर आ रही है। पूरा गद्दा भीग गया है। क्या मैं अंदर आके सो जाऊं? हाँ बेटा, तू अंदर आ जा। आरती की हालत देखकर ललिता उसे कमरे के अंदर बुला लेती है, लेकिन आरती को देखकर पीछे से सुशीला चिल्लाने लगती है। बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब इस मनहूस को घर के अंदर सुलाएगी तू? वैसे ही हमारा एक कमरे का घर है, इतने सारे लोग कैसे रहेंगे? हाँ माँ जी, यहाँ तो पहले से ही सोने में बिल्कुल जगह नहीं बन रही है और मैं और मेरे पति एक कोने में कितनी मुश्किल से एडजस्ट कर रहे हैं। अब जेठानी जी को भी कमरे में ही सुलाइएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बहू तू चुप कर। एक तो पर्दे के उस तरफ से तू और तेरा पति आराम से सोए हैं। दिक्कत तो मुझे और तेरे ससुर जी को हो रही है। और रही बात तेरी जेठानी की, तुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चुपचाप सो जा। ललिता से डांट सुनकर वेदिका चुपचाप सो जाती है। आरती सिर झुकाए दरवाजे के पास एक छोटे से सूखे कोने में बैठ जाती है। माँ जी देखिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। हम लोग अपनी बहू को ऐसे बाहर छोड़ेंगे तो पड़ोसी हमारे बारे में क्या कहेंगे? ललिता की बात सुनकर सुशीला शांत होकर सो जाती है, लेकिन बारिश का कहर जारी था। आरती दरवाजे के पास ही सिकुड़ी हुई सो रही थी। अचानक दरवाजे से रिसता हुआ गंदा पानी सीधे आरती के पैरों पर गिरता है। उफ, ये पानी कहाँ से आ रहा है? आरती देखती है कि बारिश की वजह से रास्ते में पानी भर गया था और वही पानी अब दरवाजे से उनके घर के अंदर आ रहा था। आरती जल्दी से रिद्धि के पास जाती है। नन्ही जी उठिए ना, देखिए बाहर से घर के अंदर पानी आ रहा है। हमें पानी बाहर निकालना होगा। ओफो भाभी, पहले ही आप एक बार हमारी नींद खराब कर चुकी है। अब और परेशान मत कीजिए ना। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे सोना है। आप खुद ही निकाल लीजिए पानी। रिद्धि चादर तानकर करवट लेकर सो जाती है। आरती एक पुरानी बाल्टी लाती है और कमरे में भर रहे पानी को कपड़े से पोंछ पोंछ कर बाल्टी में निचोड़ने लगती है। घर में काफी सारा पानी आ गया था, इसलिए पानी निकालते निकालते आरती काफी थक जाती है और हाँफने लगती है। अरे वेदिका बहू, तेरी जेठानी अकेले कैसे सारा पानी निकालेगी? तू भी उसकी मदद कर देना। माँ जी, आप मुझे पानी निकालने के लिए कैसे बोल सकती है? मैं पेट से हूँ। अगर कहीं पानी में मेरा पैर फिसल गया तो ऊंच नीच हो जाएगी और मैं काफी थकी हुई भी हूँ। अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मेरे होने वाले बच्चे को आराम कैसे मिलेगा? इन लोगों से तो कुछ कहना ही बेकार है। ये लोग तो एक नंबर के कामचोर है। इनसे कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही पानी बाहर निकालना होगा। रुक बहू, मैं तेरी मदद करती हूँ। ललिता और आरती मिलकर कमरे से पानी बाहर फेंकती हैं। काफी देर बाद पानी कम होता है तो आरती सो जाती है, लेकिन रात भर पानी निकालने की वजह से वो काफी थक गई थी, इसलिए वो सुबह काफी देर तक सोती रहती है। लेकिन बाकी घर वाले उठ चुके थे। हाँ भाभी, कब तक सोते रहिएगा? उठिए ना, लग रहा है जैसे आपके अंदर कुंभकर्ण की आत्मा घुस गई है। मुझे कॉलेज जाना है, नाश्ता बनाकर दीजिए मुझे। अरे बहू, मुर्गे ने मांग दे दी है, तेरे कान में जू नहीं रेंग रही? जल्दी उठ, चाय बना। क्या है, इस बुढ़िया को भूखे मारने का इरादा है तेरा? सुशीला और रिद्धि के चिल्लाने की वजह से आरती की नींद खुल जाती है, पर उसकी आंखें अभी भी लाल थी, इसलिए वो मुंह धोने के लिए बाथरूम में जाती है। नाना जी, आप ही तो मेरी मदद कर सकती है ना? क्या भाभी, आप कितना काम चोरी करती हैं? आपको नाश्ता बनाने को बोला तो आप मुंह धोने लगी। आपको क्या सबसे पहले बनाकर खुद ही खाना है? हम लोगों को तो बाहर जाना है। आपको क्या काम है? घर में ही तो रहेंगे आप। पहले हमारे लिए नाश्ता बना दीजिए। अगर आपको देरी हो रही है तो आप खुद नाश्ता बना लीजिए ना। मेरी पोती क्यों करेगी काम जब तू है इस घर में? तो
तू हमारा मुंह देखने के लिए घर में है क्या? अब ज्यादा जुबान मत चला, अपना मुंह बाद में धोना, जल्दी से खाना बना। सुशीला की बात सुनकर आरती बेबस होकर रसोई की तरफ जाती है। आरती के ससुराल में रसोई का कोई अलग कमरा नहीं था, बल्कि उसी कमरे के कोने में मिट्टी का चूल्हा और कुछ बर्तन रखे थे। आरती चूल्हे के पास बैठती है और चूल्हा जलाती है, लेकिन लकड़ियों से सिर्फ धुआं उठता है, क्योंकि लकड़ियां बारिश की वजह से पूरी तरह भीग चुकी थी। इसीलिए लकड़ी आग नहीं पकड़ती है। कमरे में चारों तरफ धुआं फैल जाता है, सभी लोग खांसने लगते हैं। जेठानी जी, आपको क्या दुश्मनी है मुझसे? जब देखिए मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। मैंने क्या किया वेदिका? आपने चूल्हा कैसे जलाया है जो इतना धुआं उठ रहा है? अब लकड़ियां भीगी हुई हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब भीगी हुई लकड़ी जलेंगी तो धुआं तो उठेगा ही। नैना जी, आप खिड़की के पास बैठी हैं, जरा खिड़की खोल दीजिए ना, बहुत धुआं लग रहा है। रिद्धि चारपाई पर लेटे लेटे एक कॉमिक बुक पढ़ रही थी। वो वेदिका की तरफ देखे बिना उसे जवाब देती है। भाभी, मैं तो खिड़की नहीं खोलूंगी, मैं थक गई हूँ। मैं अभी थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ और वैसे भी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं तो यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। आपको दिक्कत हो रही है तो आप खुद ही खिड़की खोल लीजिए। रिद्धि की बात सुनकर वेदिका गुस्से में पैर पटकते हुए खिड़की के पास जाती है और खिड़की खोलती है। उफ, इस घर में तो कोई मेरी एक नहीं सुनता। खिड़की खुलते हुए धुएं का असर कम होता है, लेकिन तभी ललिता वेदिका को घूरने लगती है। वेदिका बहू, अब क्या हुआ? तूने सुबह सुबह घर को महाभारत का मैदान क्यों बना रखा है? एक तो बारिश ने वैसे ही परेशान कर रखा है, ऊपर से तुम लोगों ने घर को जंग का मैदान बना दिया है। माँ जी, बारिश में इस एक कमरे के ससुराल में वैसे ही रहना मुश्किल हो रहा है और आरती भाभी ने चूल्हा जलाकर पूरे कमरे में धुआं भर दिया है, तो मैं क्या करूँ? जब से ये चुड़ैल इस घर में आई है, हमारे घर की तो शांति छिन गई है। मेरे पोते को भी खा गई ये कलमोही। सुशीला के ताने सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके दिमाग में अतीत की कुछ पुरानी यादें घूमने लगती हैं। आरती की शादी को 1 साल हुआ था। वो बहुत खुश थी और रसोई में खाना बना रही थी। पीछे से उसका पति राघव आता है। राघव बहुत दिनों बाद शहर से लौटा था। आरती, देखो मैं आ गया। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है, बताओ ना। देखिए ना, हमारी शादी हुए इतने दिन हो गए हैं, आप बाहर शहर में भी काम कर रहे हैं, हम लोग ठीक से कहीं घूमने भी नहीं गए। आप मुझे दूसरों के पतियों की तरह घुमाने लेकर नहीं जाइएगा क्या? क्यों नहीं, मैं जरूर लेकर चलूंगा। बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? जहाँ भी आप ले चलेंगे मैं चलूंगी। अरे वाह भैया, कहाँ घूमने जाने की बात हो रही है? हम सब भी चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ, हम सब घूमने चलेंगे। तू पैकिंग करना शुरू कर दे मेरी बहन। राघव आरती और अपने पूरे परिवार को लेकर हिल स्टेशन घूमने के लिए आता है। राघव और उसका परिवार हिल स्टेशन में कई जगह पर घूमते हैं, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। सभी होटल के कमरे में आराम कर रहे थे। इस बारिश के मौसम में तो मुझ बुढ़िया को चला भी नहीं जाएगा। मैं तो कमरे में ही आराम करूंगी बेटा। तुम लोग को कहीं जाना हो तो जाओ, घुमाओ। ठीक है, तो आप सभी आराम कीजिए। मैं आरती को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। हम लोग थोड़ी देर में लौटेंगे। इतना कहकर राघव आरती का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक कॉफी शॉप में ले जाता है। दोनों ने सुंदर कपड़े पहने थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तुम बहुत खुश लग रही हो आरती। हाँ राघव जी, मैं बहुत खुश हूँ और पहाड़ की बारिश इस पल को और खूबसूरत बना रही है। आरती और राघव बात कर रहे थे, तभी अचानक मौसम खराब होता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वे दोनों एक पहाड़ी रास्ते से वापस लौट रहे थे। अचानक ऊपर से लैंडस्लाइड होने लगता है। राघव बचाओ। राघव आरती को धक्का देकर सेफ जगह पर फेंक देता है, लेकिन खुद एक भारी पत्थर के नीचे दब जाता है। आरती रोते हुए उसके पास पहुंचती है, लेकिन राघव की जान चली जाती है। बारिश रुकने के बाद राघव के परिवार वाले वहां आते हैं। हे भगवान, इस करमजली ने मेरे पोते को मार डाला, खा गई मेरे बच्चे को। क्या जरूरत थी इतनी बारिश में बाहर निकलने की? मैंने क्या किया दादी जी? ये तो अनहोनी थी। राघव के मरने के बाद से सुशीला उसके मौत का जिम्मेदार आरती को मानती थी और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी थी। इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। इसी ने जिद की थी घूमने जाने की। अगर इसने घूमने की बात नहीं की होती तो आज कुछ नहीं होता और मेरा पोता मेरे साथ होता। दादी जी, आप बार बार मुझे क्यों बोलती रहती है? मेरी क्या गलती थी? मैंने थोड़ी किया था, वो तो एक हादसा था। और आप लोग भी तो घूमने जाने के लिए कितने खुश थे। क्या दादी, आप फिर से पुरानी बातों को लेकर शुरू हो गई? आप दादी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जल्दी से नाश्ता दीजिए। आरती कबीर और सभी घर वालों को नाश्ता देती है। सभी नाश्ता करते हैं। रिद्धि नाश्ता करके कॉलेज चली जाती है। गोविंद और कबीर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। अरे माँ, छाता कहाँ है? एक ही तो छाता है हमारे घर में, अब वो भी नहीं मिल रहा। मुझे और पिताजी को काम पर जाना है। कबीर छाता को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और रास्ते में बहुत सारा पानी भर गया था। बेटा, बाहर देख रहा है? पानी घुटनों तक भर गया है।
इतनी बारिश में पानी में चलकर काम पर मत जा, कोई अनहोनी होगी तो हम क्या करेंगे। पिताजी, इस एक कमरे में कब तक रहेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। वैसे ही वेदिका कितने मुश्किल से बारिश में एक कमरे के ससुराल में दिन काट रही है, ऊपर से मेरा बच्चा भी होने वाला है। हमारे घर में नया मेहमान आएगा, अगर अभी हम कुछ नहीं कर पाए तो क्या फायदा। बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं, नसीब ही ऐसा है। अगर मेरा पीएफ का पैसा निकल जाता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। आप तो उस पीएफ के पैसे के बारे में बात ही मत कीजिए। कितने दिन से सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये सरकारी अफसर कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बस आजकल 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 करते रहते हैं। पता है नहीं वो पीएफ का पैसा कब आएगा, कब हमारा घर बनेगा। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। जो भी हो, मुझे तो काम पर जाना ही होगा, वरना आज की दिहाड़ी कट जाएगी। चल कबीर। दोनों बाप बेटे एक पुरानी पन्नी ओढ़कर तेज बारिश में बाहर निकल जाते हैं। दोनों रास्ते में पानी हेलते हुए फैक्ट्री पहुंचते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। दोपहर का समय था, फैक्ट्री में मशीनें चल रही थी। गोविंद थका हुआ और कमजोर लग रहा था। बारिश में भीगने की वजह से वो कांप रहा था और भारी सामान उठा रहा था। आज शरीर बहुत टूट रहा है, आंखों के आगे अंधेरा क्यों लग रहा है। फैक्ट्री में भारी सामान उठाते हुए अचानक गोविंद को चक्कर आता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अरे गोविंद चाचा गिर गए, जल्दी आओ। रामू की आवाज सुनकर आसपास के मजदूर भाग कर आते हैं। मैनेजर भी वहां पहुंचता है। क्या हुआ इसे? रोज का यही नाटक है इसका। इसकी उम्र हो गई है, अब इससे काम नहीं होने वाला। अब इसे काम से निकालना ही होगा। मुझे फैक्ट्री में बीमार लोग नहीं चाहिए। मालिक देखिए ना, ये चाचा बेहोश हो गए हैं, इन्हें बहुत तेज बुखार है, हमें इन्हें घर पहुंचाना होगा। इसका आज का पैसा दे करके इसे काम से निकाल दो। रामू, मोहन, तुम दोनों मिलकर इसे घर पहुंचा दो। रामू और मोहन गोविंद को उठाते हैं और उसे घर की तरफ ले जाते हैं। ललिता दरवाजा खोलती है। दोनों गोविंद को पकड़े हुए अंदर लाते हैं। गोविंद अभी भी बेहोश था और भीगा हुआ था। ललिता गोविंद को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे पति को? आप कैसे भीग गए? चलिए चलकर अंदर कपड़े बदल लीजिए। मजदूर गोविंद को चारपाई पर लिटाकर चले जाते हैं। ललिता घबराहट में आरती की तरफ मुड़ती है। आरती, तू क्या कर रही है? जा जल्दी से ठंडे पानी की पट्टी लेकर आ, इनको बहुत तेज बुखार है। आरती तुरंत एक कटोरी में पानी और सूती कपड़े की पट्टी लेकर आती है। ललिता पानी में पट्टी भिगोकर गोविंद के माथे पर रखती है। वहीं आरती तेल गर्म करके गर्म तेल से अपने ससुर के पैरों के तलवे मालिश करती है। बाहर बारिश और तेज हो जाती है और अचानक कमरे की जर्जर छत से पानी तेजी से अंदर टपकने लगता है। टप टप टप। हे भगवान, एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। सुशीला, जो अलमारी के एक कोने में चटाई बिछाकर बैठी थी, वो भी छत टपकता देखकर परेशान हो जाती है। राम राम, एक तो मेरा बेटा बीमार है, ऊपर से ये छत भी टपकने लगी है। हे भगवान, क्या दिन देखना पड़ रहा है अपने बुढ़ापे में। इस एक कमरे में और क्या क्या दिन दिखाएगा तू इस बारिश के मौसम में। मेरा बेटा, मेरा पोता भी कुछ नहीं कर पाए। मेरा एक ही पोता काबिल था, तो उसे भी इस कलमुही ने खा लिया। सुशीला फिर से आरती को नफरत भरी नजरों से देखती है। आरती, जो चुपचाप गोविंदा के पैर दबा रही थी, अब उसके हाथ रुक जाते हैं। उसके चेहरे पर सालों का दबा हुआ दर्द और गुस्सा उभरने लगता है। बस कीजिए दादी जी, बस बहुत हो गया। आरती की आवाज सुनकर कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। ललिता, वेदिका और रिद्धि चौंक कर आरती को देखने लगती हैं। आप बार बार मुझे क्यों बोलती रहती है? मेरी क्या गलती थी? मैंने थोड़ी कुछ किया था, वो तो एक हादसा था। एक्सीडेंट की वजह से मैंने अपने पति को खो दिया। क्या मुझे दर्द नहीं होता? क्या मेरे सपने नहीं टूटे? आप लोग मुझे ही सब चीजों का जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन तूने ही तो कहा था। मैंने क्या कहा था माँ जी? मैंने सिर्फ अपने पति के साथ थोड़ा वक्त बिताने की ख्वाहिश की थी, जैसे हर पत्नी करती है। क्या मैंने उस पहाड़ को गिरने को कहा था? क्या आपको लगता है कि मैं राघव के बिना एक कमरे की घुटन में ताने सुनने के लिए जिंदा रहना चाहती थी? आरती की बातें सुनकर वेदिका और रिद्धि चुपचाप सिर झुका लेती हैं। आरती गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं मानती हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा घर छोटा है। हम सब इस बारिश में एक कमरे के ससुराल में संघर्ष कर रहे हैं। ससुर जी पीएफ के लिए धक्के खा रहे हैं, कबीर भैया काम के लिए परेशान हैं। लेकिन इस गरीबी का, इस मजबूरी का गुस्सा आप लोग मुझ पर क्यों उतारते हैं? क्या एक विधवा होना मेरी गलती है? क्या इस घर में मेरा कोई वजूद नहीं है सिवाय गालियां और ताने सुनने के? सुशीला आरती की बात सुनकर अवाक रह जाती है। ललिता रोने लगती है और सिर नीचे कर लेती है। गोविंद, जिसे हल्का होश आ गया था, वो भी आरती की बातें सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। घर में सन्नाटा छा गया था। तभी अचानक छत से पानी की एक मोटी धार वेदिका के ऊपर गिरती है, जो चटाई पर लेटी हुई थी। आउच, माँ जी, यहाँ तो पानी आ रहा है। मेरी तो पूरी साड़ी भीग गई है। इस घर में तो इंसान चैन से लेट भी नहीं सकता।
वेदिका जल्दी से उठकर चारपाई पर चढ़ जाती है और चारपाई के एक कोने में बैठकर अपने कपड़े झटकने लगती है। माँ देखो ना, छत से कितना पानी टपक रहा है, ऐसे तो मेरी किताबें भीग जाएंगी। अभी तो मैंने असाइनमेंट खत्म किया है। रिद्धि की किताबें फलों के बक्से में अलमारी के सामने पड़ी हुई थी, जिसके ठीक ऊपर से पानी टपक रहा था। रिद्धि हड़बड़ी में अपनी किताबें उठाती है और उन्हें एक प्लास्टिक की कुर्सी पर रखकर खुद भी सिकुड़कर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाती है। अरे तो क्या करूं, इंद्रदेव को बोलूं कि मेरे घर पर पानी मत बरसाओ। रिद्धि, घर के बाहर वो तिरपाल पड़ा है, जा जाकर छत पर डालते, कम से कम ये पानी टपकना तो बंद होगा। माँ, मैं कैसे चढ़ूंगी इतने ऊपर? बाहर सीढ़ियों पर कितनी काई जमी है, अगर मेरे पैर फिसल गए तो? मुझे बहुत डर लगता है छत पर चढ़ने से, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। वेदिका बहू, माँ जी, आप मुझसे इस हालत में छत पर चढ़ने को कह रही हैं? आप तो जानती है मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, अगर मैं फिसल गई या मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? ललिता दोनों का ड्रामा देखकर परेशान हो जाती है। कमरे के एक कोने में आरती चुपचाप खड़ी सब सुन रही होती थी। वो समझ गई थी कि कोई और नहीं जाएगा। माँ जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जाती हूँ छत पर तिरपाल डालने। आरती एक पुराना प्लास्टिक का बोरा सिर पर ओढ़ती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। आरती भारी बारिश में भीगते हुए सीढ़ियां चढ़ती है। सीढ़ियां बेहद संकरी और काई से भरी थी। वो संभल संभल कर कदम रखती है। छत पर पहुंचकर वो भारी तिरपाल को खींचने की कोशिश करती है। हवा बहुत तेज थी, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, जिससे तिरपाल बार बार उड़ रहा था। इतनी खराब मौसम में मैं तिरपाल कैसे बांधूं? हे भगवान, अब आप ही मदद कीजिए। आरती हिम्मत रखते हुए जैसे तैसे छत के ऊपर तिरपाल लगाती है। तिरपाल को ईंटों से दबाते समय वहां पड़ा एक लोहे का जंग लगा तार आरती के हाथ में चुभ जाता है। आउच, उफ, मेरा हाथ कट गया। उसके हाथ से खून बहने लगता है। आरती दर्द के बावजूद वो तिरपाल को अच्छे से ईंटों से दबा देती है ताकि कमरे में पानी न टपके। बारिश में भीगने की वजह से उसे ठंड लग रही थी और वो लगातार छींक रही थी। तिरपाल लगाकर आरती सीढ़ियों से नीचे आती है। आरती कमरे में आती है। वो बुरी तरह कांप रही थी और उसके हाथ से खून टपक रहा था। वो छींकती है, आच्छी। अरे आराम से दीदी, देखिए आप सर्दी जुकाम लेकर अंदर आ रही हैं, थोड़ा दूर ही रहिए मुझसे। अगर आपकी वजह से मुझे छींकें आने लगी तो मेरे होने वाले बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। आप अपने कीटाणु मुझसे दूर ही रखिए। आरती दर्द भरी नजरों से वेदिका को देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो अपनी चोट को साड़ी के पल्लू से दबाने की कोशिश करती है। और हाँ जेठानी जी, सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप ऐसा कीजिए कि अभी का खाना आप ही बना लीजिए। वेदिका, मेरे हाथ से खून बह रहा है, तार चुभा है मुझे और मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ। अरे तो क्या हो गया, खून ही तो निकला है, कोई जान थोड़ी ना निकल गई है। जाकर पहले कपड़े बदल ले, फिर चुपचाप रसोई देख। वेदिका की तबीयत ठीक नहीं है। आरती बिना कुछ कहे अपना सिर झुकाती है और बाथरूम में पर्दा गिराकर अपने गीले कपड़े बदलने लगती है। कमरे के अंदर ललिता अपनी बेटी को आवाज लगाती है। रिद्धि देख, तेरी दोनों भाभीियों की तबीयत ठीक नहीं है। एक काम कर, तू ही जल्दी से थोड़ा खाना बना दे। बारिश में और क्या ही बनेगा, बस खिचड़ी चढ़ा दे। खाना बनाने का नाम सुनकर रिद्धि जल्दी से चटाई पर बैठकर कुर्सी पर रखी किताब उठा लेती है और पढ़ने का नाटक करने लगती है। नहीं माँ, मैं खाना नहीं बना सकती, मुझे कॉलेज से बहुत सारा काम मिला है। कल मुझे ये होमवर्क जमा करना है, वरना प्रोफेसर मुझे फेल कर देंगे। आप खुद ही देख लो, मुझे तो सिर उठाने की फुर्सत भी नहीं। आरती सूखे कपड़े पहनकर अपने खून बहते हाथ पर एक साधारण सी पट्टी बांधकर बाथरूम से निकलती है और चुपचाप गैस चूल्हे के पास जाकर खिचड़ी पकाने लगती है। शाम ढल जाती है। सभी लोग उसी एक कमरे में जमीन पर बैठकर खिचड़ी खाते हैं। गोविंद की भी तबीयत अब सुधर गई थी। आरती सबसे लास्ट में बचा खुचा खाना खाती है। वेदिका बहू, देख बाहर बारिश रुक गई है, एक काम कर, जल्दी से घर में पूजा कर दे। जी ठीक है माँ जी। वेदिका कमरे के एक छोटे से आले पर भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा कर रही थी। तभी अचानक कमरे की बिजली चली जाती है। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब जाता है। अरे ये लाइट को भी अभी जाना था क्या? तभी दरवाजा खुलता है और कबीर घर के अंदर आता है। वो भी भीगा हुआ था। माँ, बाहर बहुत तेज आंधी आई है, लगता है मोहल्ले के ट्रांसफार्मर पर कोई पेड़ गिर गया है। बिजली विभाग वालों ने पूरे इलाके की लाइट कट कर दी है, पता नहीं बिजली कब आएगी। अंधेरे में सुशीला अपनी चारपाई से उठने की कोशिश करती है। वो टटोलते हुए आगे बढ़ती है। जमीन पर रिद्धि चटाई पर लेटी हुई थी। सुशीला का पैर गलती से रिद्धि के हाथ पर पड़ जाता है। माँ मर गए, कितने जोर से किसी ने मेरे हाथ पर पैर रख दिया। कौन चढ़ गया मेरे ऊपर? अरे मैं हूँ तेरी दादी, मुझे बाथरूम जाना था, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा और रिद्धि ये कोई जगह है जमीन पर पसंद नहीं की। दादी जी, आपको भी शांति नहीं है क्या? अंधेरे में यहाँ वहाँ घूम रही हो, एक जगह बैठा नहीं जाता आपसे? अंधेरे में सभी को परेशान देखकर आरती जल्दी से उठती है और माचिस ढूंढकर एक दिया जलाती है, जिससे कमरे में हल्की सी रोशनी फैलती है।
अरे मेरी बड़बोली पोती, मुझे बाथरूम जाना है। अब क्या मैं अंधेरे की वजह से मैं बाथरूम भी ना जाऊं? सुशीला दिए की हल्की रोशनी में आगे बढ़ती है, लेकिन बाथरूम के सामने थोड़ा पानी गिरा था, जिस वजह से सुशीला का पैर फिसलता है और वो जमीन पर धड़ाम से गिरती है। राम राम, मर गई, मेरी तो कमर टूट गई, अब तो मैं नहीं बचूंगी। अरे कबीर, रिद्धि जल्दी उठाओ अपनी दादी को। कबीर और रिद्धि मिलकर सुशीला को उठाते हैं और लाकर चारपाई पर लिटा देते हैं। सुशीला लगातार दर्द से कराह रही थी। रात में खाना खाकर सभी अपनी अपनी जगह पर सो चुके थे। कमरे में सिर्फ सुशीला के कराहने की आवाज आ रही थी। आरती जाग रही थी। वो सरसों का तेल गर्म करके लाती है और सुशीला की कमर पर धीरे धीरे मालिश करने लगती है। दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, मालिश करने से आपकी कमर का दर्द निकल जाएगा। आरती को कमर की मालिश करते देख सुशीला मन ही मन सोचती है, मैं इस बेचारी के साथ कितना बुरा करती हूँ। सुबह शाम ताना मारती हूँ, लेकिन आज जब मुझे चोट लगी तो मेरे परिवार में किसी ने मुझे नहीं देखा। मेरी पोती सबसे पहले सो गई। सिर्फ यही है जो मेरी कमर की मालिश कर रही है, जिससे मेरे दर्द का एहसास है। मैंने बेचारी के साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आरती सुशीला की अच्छे से मालिश करती है। सुशीला को थोड़ी राहत मिलती है और वो सो जाती है। आरती भी एक कोने में चटाई बिछाकर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कमरे के एक कोने में गंदे कपड़ों का एक बड़ा सा पहाड़ जमा हो गया था। पूरे कमरे में कपड़े की बदबू फैली थी। हे भगवान, ये कपड़ों के ढेर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक ही जगह सारे गंदे कपड़े रख दिए। तुम लोग अपने कपड़े धोते क्यों नहीं हो? माँ, बारिश में कैसे कपड़े धोए? वैसे भी बाथरूम में इतने सारे कीड़े केचुए और जोंक आ गए हैं, कितना गंदा लगता है। मुझसे तो वहाँ नहाया भी नहीं जा रहा। आप कपड़े धोने की बात कर रही हो? हाँ माँ जी, नन्ही जी बिल्कुल ठीक कह रही है। वहाँ रेलगाड़ी वाले कीड़े घूम रहे हैं, उसे देखकर मुझे उल्टी आती है, मेरा जी मचलने लगता है। मैं कपड़े नहीं धो पाऊंगी, आप आरती भाभी को बोल दीजिए, वही धो देगी। ललिता हमेशा की तरह आरती की तरफ देखती है। आरती सुन लिया ना, जा जाकर सारे कपड़े धो दे। जी माँ जी। आरती सारे कपड़े उठाती है और बाथरूम में जाकर धोने लगती है। सारे कपड़े धोने के बाद, रिद्धि, बाहर बारिश हो रही है, तुम घर में रस्सी बांधो और कपड़े डालने में मेरी मदद कर दो। भाभी, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही हूँ। आरती भाभी, मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, सुबह से मेरी कमर में दर्द है। आरती वेदिका और रिद्धि के बहाने से परेशान होकर खुद ही घर में कपड़े डालने के लिए तार बांधती है और कपड़े डालने लगती है, जिससे पानी के छींटे सुशीला पर पड़ती हैं। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या आरती? एक तो कमरा वैसे ही छोटा है, ऊपर से तूने यहाँ सारे कपड़े फैला दिए। एक साथ इतने सारे कपड़े धोने की क्या ही जरूरत थी? माँ जी, आप आरती को क्यों बोल रही हैं? अब इन लोगों ने इतने सारे गंदे कपड़े किए थे तो बेचारी क्या करती? आरती का एक कमरे का ससुराल छोटा था, लेकिन कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर तक साफ सुनाई देती थी। सुशीला और ललिता की बहस की आवाज बाहर तक जा रही थी, जिसे सुनकर आज पड़ोस की औरतें अपने आंगन में बैठकर बातें बनाने लगती हैं। अरे देख देख बेचारी आरती को, अभी इतने सारे कपड़े धोए और अभी पसारने के लिए घर में झमेला चल रहा है। हाँ रे, इसकी ननद और इसके देवरानी तो एक नंबर की कामचोर है, जरा भी मदद नहीं करवाती बेचारी की। जब से इसका पति इसे छोड़कर गया है, तब से इन लोगों ने इसकी जिंदगी नर्क बना दी है। अरे बारिश में एक कमरे का ससुराल और होता भी कैसा है, नर्क से कम थोड़ी है। ये सब सुनकर आरती को बुरा तो लगता है। वो घर के अंदर चली जाती है। ललिता दोपहर का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है कि राशन और सब्जी खत्म हो गई है। रिद्धि, जा जाकर राशन ले आ, तेरी भाभी सुबह से काम करके थक गई है और दूसरी बहू को कैसे बोलूंगी मैं नहीं जाऊंगी माँ, बाहर देखना कितना कीचड़ है। मैं अभी अभी तो कॉलेज से आई हूँ, मैं काफी थक गई हूँ, मुझसे नहीं होगा, बड़ी भाभी को भेजिए। आरती परेशान होकर खुद बाजार जाती है। बाजार में काफी बारिश है, सभी लोग छाता लेकर सब्जियां खरीद रहे थे। आरती भी छाता लेकर सब्जी खरीद लेती है और फिर राशन लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद आरती देखती है कि घर में अफरा तफरी का माहौल है, सभी कुछ ढूंढ रहे हैं। माँ जी देखिए ना, सोने वाली बाली नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ गिर गई है। एक कमरे का तुम्हारा ससुराल है, उसमें तुम्हारी कान की बाली कहाँ जाएगी? माँ जी, शायद मैं बाहर गई थी सुबह में, हो सकता है वो वहाँ गिर गया हो। वेदिका ये सोचकर हड़बड़ी में बाहर जाती है। बाहर पानी की वजह से कीचड़ होता है, उसमें वेदिका का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। लग गई। वेदिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे लोग बाहर आते हैं और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। इन्हें खून की जरूरत है बच्चों, इनको काफी चोट आई है। डॉक्टर, मेरा और मेरी देवरानी का खून सेम है, आपको जितना खून लेना है ले लीजिए, बस बच्चे और माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। वेदिका ये सब सुनती है। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वेदिका को होश आता है, तब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, लेकिन आप इतनी अच्छी हैं जो आपने मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई। आरती, मुझे भी माफ कर देना बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन तू हमारे परिवार के बारे में कितना ज्यादा सोचती है। आरती सभी को माफ कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन गोविंद अच्छे कपड़े पहनकर ब्रीफकेस लेकर बाहर जा रहे होते हैं, तभी उसे चक्कर आने लगता है। अरे ससुर जी, आपको तो चक्कर आ रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सरकारी दफ्तर जा रहा हूँ। आरती, आज सरकारी बाबू ने पीएफ के काम के लिए मुझे बुलाया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाती हूँ। हाँ बेटा, तू जाके देख, अगर अलग कुछ होता है तो। वैसे भी हमारे घर में तू ही पढ़ी लिखी है। आरती दफ्तर जाती है। दफ्तर जाने के बाद उसे एक पुराना दोस्त मिलता है। अरे तुम यहाँ, तुमने ऐसी क्या हालत बना ली है? हाँ, पर तुम यहाँ? मेरे पति का 1.5 साल पहले देहांत हो गया था। आरती अपने सारे हालात विक्रम को बताती है। दोनों काफी बातें करते हैं। आरती, तुम्हारी जिंदगी के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे ससुर जी का पीएफ का पैसा अटका हुआ है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो देखो ना। ठीक है, मैं इसको अपने पर्सनली में हैंडल करूंगा, तुम चिंता मत करो, आराम से घर जाओ। विक्रम डॉक्यूमेंट ले लेता है और आरती घर चली जाती है। कुछ दिन बाद विक्रम एक डॉक्यूमेंट लेकर आरती के घर आता है। आप लोगों का पीएफ का पैसा क्लियर हो चुका है, आपको पैसे मिल जाएंगे। विक्रम की बात सुनकर आरती के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। आरती बेटा, वेदिका बहू, अब तुम दोनों को एक कमरे के ससुराल में बारिश में और मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। हम लोग अब अपना बड़ा घर बनाएंगे। थैंक यू बेटा, आपने बहुत मदद की, आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। माँ जी, आप एहसान की बात मत कीजिए, अब मुझे आपसे कुछ कहना है। ऐसी तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। क्या बात है बेटा, बताओ। माँ जी, मैं आपकी बड़ी बहू आरती से बहुत पहले से प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी कहा नहीं। मुझे पढ़ाई की वजह से भी विदेश जाना पड़ गया था, तो अब मैं वापस आ गया तो उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपने प्यार को कभी जाहिर नहीं किया। लेकिन उसकी जिंदगी के बारे में जानकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और अभी तो उसकी कोई उम्र भी नहीं हुई है। वो पूरी जिंदगी अकेले तो नहीं बिता सकती ना। बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उसकी जिंदगी में फिर से रंग लाना चाहता हूँ। अंकल जी, मैं आपकी बड़ी बहू से शादी करना चाहता हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो विक्रम? मैंने सिर्फ अपने पति से प्यार किया है, मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ ऐसे देखा भी नहीं। तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो? चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। आरती गुस्से में विक्रम को घर से निकाल देती है और रोने लगती है। अरे बेटा, वो लड़का सही तो कह रहा था, कितना अच्छा लड़का है, वो तुझे सच में चाहता है। उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा था। और तू बच्ची, क्या अपनी पूरी जिंदगी हमारी सेवा करते हुए निकालेगी? हाँ आरती, तेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी, तू हमारी बेटी की तरह है। हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो हम उसको दूसरी शादी करवाते ना, तो कब तक ऐसे अकेली रहेगी? मुझे लगता है कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ भाभी, आपको हमारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। भैया के चले जाने के बाद आपकी जिंदगी में कोई रंग नहीं बचा है। हम सब चाहते हैं कि आप फिर से नई शुरुआत करो। आरती के घर वाले उसे समझा बुझाकर उसकी शादी विक्रम से करवा देते हैं। कुछ दिनों में गोविंदा के पीएफ का पैसा आ जाता है और वो लोग अपना 3-4 कमरों वाला बड़ा घर बना लेते हैं। वेदिका की भी डिलीवरी हो जाती है। आरती के ससुराल में अब खुशियां ही खुशियां थी। छठ टपकने का कोई डर नहीं था। वेदिका और आरती रसोई में सबके लिए चाय पकौड़े बना रहे थे। देख रही हो माँ, हमारी बहुएं कितनी खुश हैं। आरती और वेदिका सभी को चाय देती हैं। आरती एक कप चाय लेकर विक्रम को देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और बालकनी से बाहर गिरती हुई हल्की बारिश का मजा लेते हैं। इस बार बारिश उनके लिए कोई सजा नहीं, बल्कि खुशियों का पैगाम लेकर आई थी।